स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। अक्सर समाचारों में आने वाला शब्द डीप स्टेट का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ए, किसी देश के भीतर शक्तिशाली व्यक्तियों या संस्थाओं का एक छायादार नेटवर्क जो राज्य की नीति को प्रभावित या नियंत्रित करने के लिए निर्वाचित सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। बी, किसी देश द्वारा किसी अन्य देश की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में गुप्त रूप से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनाई गई भू राजनीतिक रणनीति है। सी, वैश्विक न्याय और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक भूमिगत नेटवर्क है। डी, खुफिया एजेंसियों का एक गुप्त गठबंधन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीप स्टेट शब्द का तात्पर्य किसी देश के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों, संस्थाओं या निकायों जैसे सैन्य, नौकरशाह, खुफिया एजेंसियां या व्यापारिक अभिजात वर्ग के छिपे या गुप्त नेटवर्क से है जो निर्वाचित सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस अवधारणा पर अक्सर षड्यंत्रों या शासन में गैर जिम्मेदार सत्ता संरचनाओं के आरोपों के संदर्भ में चर्चा की जाती है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर फायरिंग परीक्षण पूरा कर लिया गया। 2, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 3, इसे भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक हवाई मार्ग से लाया गया जिससे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में तीव्र तैनाती संभव हो सकी। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथनों में सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए, जोरावर इंडियन लाइट टैंक। बी, MK-45 नौसेना बंदूकें। सी, K9 व्रज। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जोरावर इंडियन लाइट टैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडियन लाइट टैंक, जिसे जोरावर के नाम से भी जाना जाता है, ने 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा टैंक की एयरलिफ्टिंग क्षमता के प्रदर्शन का भी परीक्षण किया गया ताकि दुर्गम स्थानों पर त्वरित तैनाती की जा सके। यह स्वदेशी नवाचार के साथ भारत की पर्वतीय युद्ध क्षमताओं को मजबूत करता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि अभिसमय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वर्ष 1971 में अपनाया गया आर्द्रभूमि अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है। 2, यह संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को के पर्यावरण अभिसमयों एवं समझौतों की प्रणाली का हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1971 में अपनाया गया आर्द्रभूमि अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है, अतः कथन 1 सही है। यह संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को के पर्यावरण अभिसमयों एवं समझौतों की प्रणाली का हिस्सा नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यूनेस्को इस कन्वेंशन के डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है। बता दें कि आर्द्रभूमि पर अभिसमय रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था तथा इसे वर्ष 1975 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मुनिस अल अरवाह नामक जीवनी जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखा था। 2, मीर खुर्द किरमानी द्वारा लिखित 14वीं शताब्दी का सियार उल औलिया भारत में लिखा गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुनिस अल अरवाह यानी आत्माओं का विश्वास पात्र नामक जीवनी जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखा था, अतः कथन 1 सही है। मीर खुर्द किरमानी द्वारा लिखित 14वीं शताब्दी का सियार उल औलिया भारत में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा था जो मुख्य रूप से चिश्ती संतों पर केंद्रित था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी IPF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इससे फेफड़ों में वायुकोष्ठक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 2, IPF पुरुषों में अधिक सामान्य है और आमतौर पर यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी आईपीएफ एक फेफड़े की बीमारी है जिसके कारण फेफड़ों में वायु कोष्ठक क्षतिग्रस्त और रेशेदार हो जाने से ऑक्सीजन का कुशलतापूर्वक आदान प्रदान करने की उनकी क्षमता बाधित हो जाती है। अतः कथन एक सही है। आईपीएफ पुरुषों एवं वर्तमान या पूर्व में धूम्रपान करने वालों के बीच अधिक सामान्य है। यह आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही फ्रैंकलिन फायर और सांता एना पवने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए केप टाउन, बी मालिबू, सी एथेंस, डी सिडनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मालिबू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कैलिफोर्निया के मालिबू में फ्रैंकलिन फायर नामक विनाशकारी वनाग्नि देखी गई। फ्रैंकलिन फायर की विनाशकारिता के पीछे सांता एना पवनों और जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैलिफोर्निया का तटीय शहर मालिबू अपनी शुष्क परिस्थितियों, वन्य भूमि शहरी अंतर संबंधों की उपस्थिति तथा सांता एना पवनों के प्रभाव के कारण ऐसी आग के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। जबकि केप टाउन, एथेंस और सिडनी भी अपनी अपनी जलवायु के कारण वनाग्नि के खतरों का सामना करते हैं। सांता एना पवने कैलिफोर्निया में वनाग्नि के लिए एक अद्वितीय और निर्णायक कारक हैं। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना वर्ष 1606 में सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव द्वारा की गई थी। 2, यह पंजाब के स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अकाल तख्त, इसकी स्थापना वर्ष 1606 में गुरु हरगोबिंद छठे सिख गुरु द्वारा की गई थी। अतः कथन एक सही नहीं है। अकाल तख्त भारत के पंजाब में हरमंदिर साहिब के सामने स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित है। अतः कथन दो सही है। बता दें कि अकाल तख्त सिख धर्म के 5 तख्त में से एक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, केशवानंद भारती केस 1973 और संघ सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम 1955 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 2, यह न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान की प्रस्तावना संविधान में निहित मूल संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। केशवानंद भारती केस 1973 और केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1995 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अतः कथन एक सही है। प्रस्तावना न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, लैंडस्केप फायर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लैंडस्केप फायर लगने से वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। 2, प्राकृतिक आग आकाशीय बिजली के गिरने और अत्यधिक गर्मी के कारण लगती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लैंडस्केप फायर पार्टिकुलेट मैटर और विषैली गैसों को छोड़कर वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती है जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है। अतः कथन एक सही है। प्राकृतिक आग आकाशीय बिजली के गिरने और अत्यधिक गर्मी के कारण लगती है, लेकिन फसल अपशिष्ट को जलाने और सिगरेटों का लापरवाही से निपटान करने जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण भी आग लगती है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ ईरान अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है? एक, इराक, 2, तुर्की, 3, अजरबैजान, 4, सऊदी अरब। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 3, बी 1 और 2, सी 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित ईरान अपनी उत्तरी सीमा आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान गणराज्यों के साथ साझा करता है। ईरान की पश्चिमी सीमाएं उत्तर में तुर्की और दक्षिण में इराक के साथ साझा होती हैं। पूर्व में ईरान की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा फारस की खाड़ी और ओमान सागर के साथ लंबी तटरेखा से बनी है। अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक होता है। 2. कम CAD से निवेशकों की धारणा में सुधार हो सकता है, जो देश की मुद्रा निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक होता है, अतः कथन 1 सही है। कम CAD निवेशकों की भावना को बढ़ावा दे सकता है और देश की मुद्रा को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना सकता है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व सौर रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? A. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, B. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, C. अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी, D. अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।